हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, जो आपके एसपीटी का यूनिट नंबर 1 है। ये स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार सिलेबस को ओवरव्यू देखेंगे कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है और कितने यूनिट्स हैं और कितने मार्क्स आपके इंडिविजुअल चैप्टर से कवर होंगे। ओके, इससे पहले हमने एक लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें हमने इरिगेशंस के बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ओके, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका ये एसबीटी का सिलेबस है। मैंने वहाँ से लिया है एसबीटी के साइट से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग है जो कि आपके सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में पढ़ना है, जिसका सब्जेक्ट कोड 1615505 है। ओके, सो आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन में आप लोग को पढ़ना है इरिगेशंस के बारे में, इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, इफेक्ट ऑफ ओवर इरिगेशंस, टाइप ऑफ इरिगेशंस, प्रोजेक्ट, पर्पस वाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, मेथड ऑफ इरिगेशन। ये आपका फर्स्ट यूनिट है जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। यहाँ से आपके 4 मार्क्स के कवर्ड होंगे। ओके, सो इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 2 है, इसमें हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ना है। हम लोग हर एक चैप्टर्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप देखिए कि कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स और कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं। तो सेकेंड चैप्टर हाइड्रोलॉजी है जिससे आपके 6 मार्क्स कवर्ड होंगे। ओके, सो यहाँ पे 2 चैप्टर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग और क्या क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट आपका जो यूनिट नंबर 3 है, इसमें वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, जहाँ से 8 मार्क्स आपके कवर्ड होंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है इन्वेस्टिगेशन एंड रिजर्वायर प्लानिंग्स, जिससे आपके 8 नंबर के मार्क्स कवर्ड होंगे। नेक्स्ट यूनिट 5 है डैम्स एंड स्पिलवे, जहाँ से आपके 18 मार्क्स कवर्ड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख रहे हैं जैसे कि आपको 18 मार्क्स यहाँ से सिर्फ अकेले कवर्ड होंगे डैम्स एंड स्पिलवे से। ओके, सो 5 यूनिट हो गया आपका। और आगे देख लेते हैं और क्या क्या है चैप्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 6 नंबर है बांद्रा परकोलेशन टैंक एंड लिफ्ट इरिगेशन। इससे आपके 6 मार्क्स के कवर्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट आपका देख लीजिए यूनिट नंबर 7 है, जिसमें हम लोग डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपके 10 मार्क्स के कवर्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है कैनाल्स, कैनाल से आपके कवर्ड होंगे 10 मार्क्स। ओके, सो टोटल आपके 8 चैप्टर्स, यहाँ 8 यूनिट पढ़ने हैं और टोटल 70 मार्क्स आपके कवर्ड होंगे। सो ये आपका सिलेबस का एक ओवरव्यू था। और यहाँ पे चलिए एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे आज से हम लोग यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं और उसे सॉल्व कर चुके हैं। जो भी दिक्कत आने वाला था इरिगेशन इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। फिर भी अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार थ्योरेटिकल जो भी पार्ट पढ़ने हैं एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो जैसा कि आपको पता है इरिगेशन क्या होता है कि जो भी क्रॉप्स होता है उसे वाटर का रिक्वायरमेंट्स होता है ना। तो वाटर का जो रिक्वायरमेंट है एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसे ग्रोथ में ज़रूरी होता है, इसलिए हम इरिगेशन करते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी क्रॉप रिक्वायर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड टू अटेन इट्स फुल मैच्योरिटी। मतलब हर एक क्रॉप्स को हमें उसकी वाटर की ज़रूरत होती है उसे अपने पूरा ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसे हम लोग इरिगेशन कहते हैं। सो यहाँ पे देखिए इरिगेशन क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। मैं बार बार बताता हूँ कि इरिगेशन क्या है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। सो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर ड्यू टू इनसफिशिएंट रेनफॉल, मतलब अगर रेनफॉल इनसफिशिएंट है जिसके कारण वाटर डज नॉट फॉल रेगुलरली ड्यूरिंग इंटायर ग्रोथ पीरियड ऑफ क्रॉप्स, है ना। मान लीजिए कि जो रेनफॉल है अगर प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है उसको पूरे इंटायर ग्रोथ पीरियड में, तो हमें वाटर क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इरिगेशंस। सो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड किया गया है, इफ रेनफॉल सफिशिएंट देन नो इरिगेशन वाटर इज रिक्वायर्ड। अगर रेनफॉल प्रॉपर मात्रा में हो रहा है तो आप इरिगेशन क्यों करेंगे, क्योंकि इरिगेशन में तो खर्च आता है ना। तो अगर रेनफॉल प्रॉपर वे में हो रहा है तो इरिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हमें वाटर के रिक्वायरमेंट्स हो तो बारिश हो ही हो, है ना। तो इसीलिए हम लोग को इरिगेशन की ज़रूरत पड़ी है। ओके, सो इरिगेशन क्या है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम वाटर को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्लांट में। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशंस थे कुछ लिखे हुए, इसे आप लोग को नोट्स में कंप्लीट करना है। ओके, सो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिखे हुए हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ का क्या मतलब होगा। जैसे वेन, इसका मतलब है कि सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है। हाउ मतलब इसका मतलब है मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में बात हो रही है। मतलब बोला जा रहा है कि हाउ कैसे आप कर रहे हैं इरिगेशन, इसका मतलब है कि आप मेथड के बारे में पूछ रहे हैं।
इसके बाद है हाउ मच, मतलब कितना, इसका मतलब है कि वाटर कंजम्पटिव यूज़ के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। इसके बाद है हाउ लॉन्ग, मतलब कितने लंबे समय तक आपने इरिगेशन किया, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो ये कुछ टेक्निकल जो है टर्म थे, ठीक है, इसका यूटिलाइज आगे हम लोग करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे दो जोन होता है, एक एरिड जोन होता है और एक सेमी एरिड जोन होता है। एरिड जोन मतलब होता है कि वैसा जोन जहाँ पे सूखा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे आपका जो है इरिगेशन करना मैंडेटरी है, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर को आपको बढ़ाना है, वहाँ पे आपको इरिगेशन करना पड़ेगा, है ना। और सेमी एरिड रीजन मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए रीजन वेयर इरिगेशन इज मस्ट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चरल, एरिड रीजन में, है ना। और सेमी एरिड रीजन में इसका खाने का मतलब है कि कुछ पार्ट आप रेनफॉल के थ्रू और कुछ पार्ट क्या है आप इरिगेशन के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि सेमी एरिड का मतलब है कि अर्ध सूखा हुआ क्षेत्र जहाँ पे कुछ सूखा हुआ है और कुछ वहाँ पे पानी है, तो वैसे क्षेत्रों में हम लोग सेमी एरिड रीजन कहते हैं। तो वहाँ पे दोनों तरीके से रेनफॉल के द्वारा भी और आर्टिफिशियल प्रोसेस दोनों के द्वारा वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ इरिगेशन के बारे में। किसके बारे में, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन के बारे में। ओके, सो मैंने पहले बताया था आपको और मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको एडवांटेज क्या क्या है इरिगेशन का, ठीक है। तो देखिए इरिगेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड ऑफ, दैट मीन्स फूड प्रोडक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ क्रॉप, मतलब उसका क्या होता है, क्रॉप का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट अनप्रोडक्टिव लैंड टू प्रोडक्टिव वन, है ना, मतलब जो भी अनुपजाऊ लैंड है उसको प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट कर देता है ना। नेक्स्ट है आपका फार्मर्स विल गेट बेनिफिट ड्यू टू इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ लैंड, जो फार्मर से जो खेती कर रहे हैं किसान उसको क्या करते हैं, उसको बेनिफिट होता है ना। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, इरिगेशन की वजह से हाइड्रो पावर का जनरेशन भी होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, मान लो आपके बगल से कैनाल क्रॉस कर रहा है तो कैनाल का वाटर को हम लोग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई का में यूज़ कर सकते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद, डायरेक्टली नहीं। मान लो रिवर है या फिर कैनाल से अगर इरिगेशन सिस्टम है तो वहाँ से उस पानी का यूटिलाइज हम लोग यहाँ पे पीने के लिए भी कर सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि उससे पहले हमें फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा उसका, ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऑनलाइन नेविगेशन है, मतलब अगर आपके इरिगेशन की वजह से रिवर्स है या कैनाल्स है तो वहाँ पे हम लोग समुद्री व्यापार, मतलब जो रिवर से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। नेविगेशन मतलब होता है कि जो आपका नाव है, नाव के थ्रू आप कोई भी चीज़ सामान को ढो करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, उसको ऑनलाइन नेविगेशन कहा जाता है, मतलब समुद्री यात्रा जो होता है। नेक्स्ट है मिनिमम एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग, है ना। तो ये होता है एलिमिनेशन कहने का मतलब है कि जो मिक्स क्रॉपिंग है और मिक्स फार्मिंग है उसको क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेट कर देते हैं इरिगेशन की वजह से। तो ये कुछ उसके एडवांटेज थे, ये लोग आइए आप अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं कितनी बार मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। आप लोग अपने देख रहे हो कि जब इरिगेशन हम करेंगे तो उससे क्या क्या आपको बेनिफिट हो सकता है, आप लोग सभी जानते हो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो डिसएडवांटेज कहने का मतलब है इसका क्या हानि है, मतलब क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। तो मैंने बार बार बताया था यहाँ पे जो मेनली डिसएडवांटेज है वाटर लॉगिंग का होता है। यहाँ पे देखिए वाटर लॉगिंग लिखा हुआ है। सो पहला है ओवर और इंटेंसिव इरिगेशन। ओवर और इंटेंसिव कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर पानी दे दे तो खेतों में, तो है ना, तो क्या हो सकता है, काउज वाटर लॉगिंग हो जाएगा विच रिड्यूसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जो कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है इट इंक्रीज सैलिनिटी ऑफ वाटर विच अफेक्ट फर्टिलिटी ऑफ लैंड। और मान लो कि जो पानी आ रहा है रिवर से कैनाल्स में तो वो क्या करता है, वहाँ पे सैलिन हो जाता है। सैलिनिटी टर्म का मतलब है कि पानी में क्या होना, नमक का होना, उसको हम लोग सैलिन वाटर कहते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, लैंड जो है इनफर्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इट लीड्स टू पब्लिक हेल्थ डिजीज लाइक मलेरिया। इसके बाद क्या होता है कि जो मान लो आपके आसपास में पानी जमा हो जाएगा खेतों में तो क्या होगा, वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीदिंग जोन हो जाएगा, वहाँ पे मच्छर वगैरह हो जाएंगे, इससे मलेरिया का कारण हो सकता है, ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट है इट में लीड टू सीपेज। सीपेज मतलब होता है पानी का जो है जमीन मतलब सॉइल के थ्रू ग्राउंड के अंदर जाना, इसको हम लोग सीपेज कहते हैं, है ना। तो इट में लीड टू सीपेज ऑफ व्हाट, नाइट्रेट इनटू ग्राउंड वाटर टेबल। देखो GWT मतलब है ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, और नाइट्रेट एक क्या है, कंपोनेंट है विच अल्टीमेटली रिच वाटर सप्लाईज, जो कि क्या होगा, मान लो ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर चला गया नाइट्रेट पानी के साथ मिल करके, तो क्या होगा, ये वाटर सप्लाई के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल ही सप्लाई होता है सभी घरों में, है ना। जो कि क्या होगा, अब नाइट्रेट अगर जो है बियॉन्ड 45 मिलीग्राम पर लीटर, अगर नाइट्रेट का मात्रा वहाँ पे 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिजीज़ जिसको कहा जाता है ब्लू बेबी डिजीज़, है ना, विल अकर, OCCUR लिखा हुआ अकर, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लू बेबी डिजीज़ हो जाता है। सो याद रखिएगा नाइट्रेट के एक्सेस मात्रा के कारण अगर 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है पानी में तो वहाँ पे ब्लू बेबी डिजीज़ क्या होता है, एक रोग है जो कि नाइट्रेट के एक्सेस मात्रा के कारण होता है, वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो याद रखिएगा इस चीज़ को डिसएडवांटेज में।
आई होप कि आपको डिसएडवांटेज भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए कि सॉइल जो होता है किस टाइप का सॉइल इरिगेशन के लिए अच्छा होता है। तो देखिए लोम सॉइल जो होता है, लोम सॉइल ये क्या होता है, इरिगेशन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, क्यों अच्छा होता है? क्योंकि यहाँ पे इसका ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छा होता है, इसका एरिएशन कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका अच्छा होता है। मतलब मान लो कि वाटर है, आप वहाँ पे इरिगेशन कर रहे हो तो पानी रुकना चाहिए ना। मान लो कि पूरा पानी सीधे पानी दे रहे हो और पूरा का पूरा पानी ग्राउंड वाटर टेबल में चला जा रहा है, तो फिर क्या मतलब है? वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी तो होना चाहिए, उसका वाटर को होल्ड करने के लिए भी तो होना चाहिए, क्योंकि हमें फाइनली वाटर को पहुंचाना कहाँ पे है? जो हमारे प्लांट्स है उसके रूट जोन में पहुंचाना है ना, उसको बेनिफिट देना है ना। तो पानी अगर रुकेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा? इसलिए लोम सॉइल को बेटर माना जाता है। क्यों पूछा जाएगा कि क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें इसका ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छा होता है, इसमें एरिएशन अच्छा होता है और इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है। सो दैट ऑल अबाउट द लोम सॉइल, है ना। तो ये था आपका लोम सॉइल के बारे में। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कहीं दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए मेथड ऑफ इरिगेशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेथड ऑफ इरिगेशन, हर एक एग्जाम से पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ इरिगेशन से को हम एक चार्ट से समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए मेथड ऑफ इरिगेशन से यहाँ पे मेथड से यहाँ पे सबसे पहला है सरफेस, दूसरा है सब सरफेस। ठीक है, क्या क्या है? सरफेस और सब सरफेस। सब सरफेस में आया यहाँ पे देखिए फ्लडिंग, फ्यूरो इरिगेशंस, यहाँ पे कंटूर फार्मिंग, है ना। अब देखिए यहाँ फ्लडिंग में भी अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग है, फिर यहाँ पे क्या है? कंट्रोल्ड फ्लडिंग है। ओके, बट हमें सबसे ज़्यादा जरूरत है कंट्रोल्ड फ्लडिंग की। ओके, सो यहाँ पे देखिए कंट्रोल्ड फ्लडिंग में आप देखिए, कंट्रोल्ड फ्लडिंग में पहला है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। कौन सा मेथड? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। नेक्स्ट है चेक या लेवीज मेथड। नेक्स्ट है बेसिन मेथड। नेक्स्ट है जिगजैग मेथड। नेक्स्ट है फ्यूरो मेथड। नेक्स्ट है स्प्रिंकल्स मेथड। ठीक है, तो ये आपका मेथड है किसका? फ्लडिंग में भी कंट्रोल्ड मेथड का। ठीक है, तो याद रखिएगा कंट्रोल्ड मेथड में वाटर स्ट्रिप मेथड, चेक या लेवीज मेथड, बेसिन मेथड, जिगजैग मेथड, फ्यूरो मेथड, स्प्रिंकल्स मेथड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब सब सरफेस में देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल, और इसको ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। ठीक है, सो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान में रख लीजिएगा। सरफेस मतलब है कि जो रिवर है, रिवर से वाटर कैनाल्स में आ रहा है, कैनाल से खेतों में जा रहा है, माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी को हो करके। तो इसमें क्या हुआ? वाटर का कुछ लॉस होगा, कुछ वाटर ग्राउंड वाटर के टेबल के अंदर चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा सीपेज हो करके सॉइल के थ्रू। कुछ वाटर जो आपका सन है, सनलाइट के कारण इवोपरेट हो जाएगा, है ना। इवोपरेट मतलब वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा, मतलब वाटर का लॉस होगा। अब सब सरफेस मतलब क्या होता है? सब सरफेस मतलब होता है कि वाटर को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसके रूट जोन में पहुंचाते हैं, डायरेक्ट जो प्लांट है उसके रूट में पहुंचाते हैं। तो कैसे पहुंचाते हैं? मतलब ज़मीन के अंदर हम एक पाइप सिस्टम, प्लास्टिक का पाइप जो होता है बिछा देते हैं ज़मीन के अंदर से, और उसके बाद वहाँ से छोटा छोटा पाइप निकाल करके डायरेक्ट उसके रूट जोन में पहुँचाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सब सरफेस इरिगेशन। तो जरा आप सोचिए कि सब सरफेस इरिगेशन में ज़्यादा लॉस होगा कि सरफेस इरिगेशन में? ऑब्वियसली सरफेस इरिगेशन में। सब सरफेस में तो क्या कर रहे हैं हम लोग? पाइप के थ्रू ले जा रहे हैं पानी को, डायरेक्ट उसके रूट जोन में पहुंचा रहे हैं। तो बीच में पानी जा कहाँ रहा है? डायरेक्ट उसके रूट जोन में जा रहा है ना। सो दैट्स वाई इन सब सरफेस इरिगेशन वाटर लॉसेज विल बी लेस। ओके, कम होगा वहाँ पे वाटर लॉस। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो भी चीज़ें ग्राफ के थ्रू हो या जैसे भी हो, मुझे उसके लिए जो भी नोट्स कलेक्ट करना पड़े, जहाँ से भी कलेक्ट करना पड़े, मैं बिल्कुल आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं बताता हूँ। मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल चीज़ें और जो चीज़ें आपकी ज़रूरत है, नोट्स ऐसा होना चाहिए जो एक कॉन्साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेंदी नोट्स हो जाए, बहुत ज़्यादा कॉपी भर जाए। नोट्स का मतलब है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहे, और बस एक बार जब आप उसको देखें, मान लो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इस फिगर को देख रहे हो, तो यहाँ से आप जब देख रहे हो तो क्या हो रहा है, एक बार में आपको सब कुछ पता चल रहा है इस डायग्राम से कि सरफेस में भी फ्लडिंग होता है, फ्यूरो होता है, कंटूर होता है। फ्लडिंग में भी अनकंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड में भी इतना सारा होता है। तो एक बार में आपके दिमाग में इमेज यहाँ से बन रहा है। अब अगर सब सरफेस में जाते हैं तो नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। सो ठीक है, तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो मैं चलिए थोड़ा सा इसको एक बार इलोबरेट कर देता हूँ सरफेस इरिगेशंस के बारे में, ठीक है, जहाँ तक अभी हो पाएगा इस लेक्चर्स में, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए देखिए सरफेस इरिगेशंस, देखिए अब देखिए यहाँ पे सरफेस इरिगेशंस लिखा हुआ है, पहला जो आपका सरफेस इरिगेशन है ना। देखिए सरफेस इरिगेशन मैंने बताया था, देखिए इन दिस इरिगेशन वाटर इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ एग्रीकल्चर। इस मेथड में वाटर को डायरेक्ट हम लोग एग्रीकल्चर का सरफेस पे क्या करते हैं, डालते हैं। अब देखिए फ्लडिंग मेथड में जो है आपका दो मेथड होता है, एक अनकंट्रोल्ड और एक कंट्रोल्ड, ठीक है। अनकंट्रोल्ड का कहने का मतलब है कि आप लैंड को विदाउट प्रिपरेशन, मतलब आप लैंड को
प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पानी को उस पर दे दे रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, पानी का वेस्टेज होगा। लैंड को प्रिपेयर करने का मतलब है, देखते हो ना, खेती करने से पहले वहाँ पे लैंड को ट्रैक्टर के थ्रू पहले प्लफिंग किया जाता है ना। प्लफ करके तब उसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी देते हैं, तो उसको कंट्रोल्ड वे में कहा जाता है। और विदाउट प्लफिंग डायरेक्ट हम पानी को दे रहे हैं, मतलब विदाउट प्रायर प्रिपरेशन ऑफ लैंड, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, विदाउट प्रायर प्रिपरेशन ऑफ लैंड। देखिए अब लिखा हुआ सुटेबल फॉर लेवल ग्राउंड, है ना, मोर वेस्टेज ऑफ वाटर। तो अनकंट्रोल्ड मेथड में वाटर का वेस्टेज ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उसमें ज़मीन को प्रिपेयर्ड ही नहीं करते हैं। अब मेनली हम करते हैं कंट्रोल्ड फ्लडिंग, जिसको हम फ्री फ्लडिंग कहते हैं। इसमें वाटर अप्लाइड विथ प्रायर प्रिपरेशन ऑफ लैंड, मतलब वाटर को देने से पहले हम उस लैंड को प्रायर क्या करते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, मतलब ट्रैक्टर के थ्रू उस पूरे खेत को प्रॉपर वे में ये कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर का वेस्टेज लेस होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा पानी क्या होता है, खेतों में चला जाता है और पूरा पानी सॉइल में अच्छे से रिटेन्ड हो जाता है ना। तो ये लेस वेस्टेज ऑफ वाटर है, वहाँ पे वाटर का वेस्टेज क्या होता है, कम होता है। अब देखिए सुटेबल फॉर फ्लैट एज वेल एज स्टीप स्लोप, इस टाइप का जो इरिगेशन सिस्टम है ये फ्लैट स्लोप के लिए या एज वेल स्टीप स्लोप के लिए भी प्रेफर्ड है। सो आप देख लीजिए सरफेस इरिगेशन में हम लोग डायरेक्ट वाटर को उसके फार्मिंग लैंड में पहुंचाते हैं, ठीक है। सरफेस ऑफ एग्रीकल्चर, जो उसका एग्रीकल्चर का सरफेस है वहाँ पे पहुंचाते हैं, ठीक है। इसमें भी है फ्लडिंग मेथड्स में कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड मतलब खेत को विदाउट प्रिपेयर किए हुए, और कंट्रोल में खेत को हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर वे में, तब पानी को देते हैं, जो कि जनरली होता है ना। अनकंट्रोल्ड कहाँ होता है। अब देखिए कंट्रोल्ड फ्लडिंग में भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए जो आपका कंट्रोल्ड फ्लडिंग है, कंट्रोल फ्लडिंग है, जिस सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल फ्लडिंग में बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। कौन सा मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड्स। इसमें देखिए इस फिगर को देख करके आप समझिए, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें स्ट्रिप बना दिया था। मान ले बड़ा सा खेत है, इसमें हम एक स्ट्रिप बना दिए, इस तरीके से और भी स्ट्रिप बना दिए, है ना। उसके बीच में सफिशिएंट विड्थ होता है, और यहाँ पे इस स्ट्रिप का एक लेंथ भी होता है कुछ सफिशिएंट, है ना, उसको हम स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। जमीन के बड़ा पार्ट को उसको हम लोग स्ट्रिप बना करके पानी को वहाँ पे क्या करते हैं, छोड़ते हैं उसमें स्ट्रिप में, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लैंड टू बी इरिगेटेड इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप, है ना। जिस लैंड को इरिगेट करना है उसको हम लोग लॉन्ग नैरो स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। 10 से 20 मीटर विड्थ होता है एंड 100 से 300 मीटर लेंथ होता है। सेपरेटेड बाय लो लेवल बंड्स, ये ध्यान में रखना है, सेपरेटेड बाय लो लेवल बंड्स। कहने का मतलब ये जो लाइन देख रहे हो ना, यहाँ पे मिट्टी को उठा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे खत्म हो, फिर यहाँ पे आगे जाएंगे तो मिट्टी को उठा देंगे, यहाँ पे मिट्टी को उठाएंगे, फिर इस तरीके से स्ट्रिप बनाते जाएंगे, और बीच में यहाँ पे पानी को क्या करते हैं हम लोग डालते हैं, और किनारे में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बंड बना होता है। बंड मतलब कहीं सुने हो तुम, क्यारी, क्यारी का नाम सुने हो हिंदी में, बिल्कुल मैं वो बता रहा हूँ, उसको हम लोग बंड्स कहते हैं, ठीक है। तो बंड बना देते हैं और फिर बीच में पानी को छोड़ते हैं, फिर बगल में क्यारी बना देते हैं, ये लो लेवल बंड्स उसी को कहा जाता है, ठीक है। ईच स्ट्रिप कैरिंग शीट ऑफ वाटर, है ना, हर एक जो स्ट्रिप होता है शीट ऑफ वाटर को लेता है, एंड हैविंग स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब मान लो कि पानी इधर की ओर छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोप होना चाहिए, ताकि पानी हर एक जगह पे चला जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, है ना, इसमें बॉर्डर स्ट्रिप मेथड्स में, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड्स क्या होता है। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स के लिए, मैं आपको बता देता हूँ कितना टाइम लगता है ना। तो टाइम का एक फार्मूला होता है यहाँ पे, ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है T=y/i log e q बटा q माइनस i इंटू ए, ठीक है। याद रखिएगा, जहाँ पे Q क्या है, डिस्चार्ज है, मतलब जो पानी आप छोड़ रहे हैं, अपने फ्लूइड पढ़ा है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर का डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज ऑफ इरिगेशन स्ट्रीम है, ए है एरिया ऑफ स्ट्रिप, मान लीजिए जो आपने स्ट्रिप बनाया है उसका एरिया, ठीक है, ए है। आई है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब कितना रेट से वाटर फिल्ट्रेट हो रहा है, और वाई क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ सीट ऑफ वाटर, जो वाटर आप दे रहे हैं उसका डेप्थ कितना है सीट ऑफ वाटर का। तो ये है टी निकालने का फार्मूला। और मान लीजिए पूछा जाएगा मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेट विथ डिस्चार्ज, मान लीजिए जो क्यू डिस्चार्ज आप दे रहे हैं स्ट्रिप में, वहाँ पे कितना एरिया को इरिगेट कर रहा है, तो उसका फार्मूला होता है ए बराबर क्यू बटा आई। याद रखिएगा फार्मूला पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ए बराबर क्यू बाई आई, डिस्चार्ज बटा आई। आई क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, और क्यू क्या है, डिस्चार्ज ऑफ इरिगेशन स्ट्रीम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बॉर्डर स्ट्रिप मेथड स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कहीं इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ पे इस लेक्चर्स में और मैंने दो और बताना है मुझे, उसके बाद मैं इस लेक्चर्स को फिनिश करूँगा, फिर से जो बचा हुआ पार्ट है उसको अगले लेक्चर में हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो चलिए अगला जो मेथड है चेक या लेवीज मेथड है ना। क्या मेथड है, चेक या लेवीज मेथड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले जो लेक्चर्स हो रहा था उसमें मैंने बताया था आपको कि चेक या लेवीज मेथड में क्या होता है, जैसे आप फिगर को देख करके समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए
ये फिगर देखिए आप, ये फिगर देखिए बनाया गया है ना, मान लो बड़ा सा खेत है, उसको प्लॉट बना दिया गया, चार छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना। इसको हम लोग चेक या लेवी कहते हैं। ये जो बना रहे हैं ना यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, इसी को चेक और लेवीज कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा टेक्निकल टर्म में, चेक या लेवीज मेथड, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली एडोप्टेड मेथड्स हैं, ठीक है। देखिए ऑल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ इरीगेशन बाई प्लॉट, इसको क्या कहते हैं, मेथड ऑफ इरीगेशन बाई प्लॉट भी कहते हैं। वेयर प्लॉट आर फिल्ड विथ वाटर अप टू सेम डेप्थ एंड रिटेन फॉर सम टाइम। यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर को हम लोग कुछ समय के लिए रखते हैं, देखते हो ना धान वगैरह खेती होता है या गेहूँ वगैरह में क्या करते हैं, यहाँ पे पानी को यहाँ पे पहुँचा देते हैं, पहुँचाने के बाद में यहाँ पे कुछ समय के लिए वाटर को रिटेन किया जाता है चेक या लेवीज बना करके, मतलब चारों तरफ से मिट्टी का घेर करके यहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे, और क्या किया जाता है, पानी को रिटेन किया जाता है वहाँ पे, उस मेथड को चेक या लेवीज मेथड कहते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड है इरिगेशन का, ओके। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पैडीज क्रॉप्स के लिए, मतलब जो धान है गेहूँ है इस टाइप्स के क्रॉप्स के लिए, या क्रिल क्रॉप्स के लिए इसका यूटिलाइज सबसे ज़्यादा किया जाता है। सो आप यहाँ ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको नोट्स भी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नोट्स नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। सो देखिए इन दिस मेथड लैंड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट ऑफ एरिया 400 to 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम एरिया को 400 से 500 मीटर स्क्वायर स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिखा हुआ है ना, पैडी और क्रेल क्रॉप्स, पैडी मतलब जहाँ पे धान वगैरह का गेहूँ वगैरह खेती करते हैं उसके लिए हम लोग इस टाइप का मेथड को यूज़ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स लास्ट है इस लेक्चर का ये बेसिन मेथड। आप इस फिगर को देखिए क्या समझ रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, तो यहाँ पे सीधे पानी छोड़ दोगे आप तो क्या उसके पेड़ के जड़ के पास पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा ना। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे मान लो कि ये वाटर का आपका क्रॉस कर रहा है यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं स्मॉल यहाँ पे जहाँ पे पेड़ है, मान लो यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं बेसिन टाइप से बना देते हैं, यहाँ पे बेसिन टाइप से बना दिए, यहाँ से बेसिन टाइप से बना दिए, और ये पानी क्या होता है यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है ना। तो ये जनरली जो है जो ट्रीज़ के लिए यहाँ पे किया जाता है। जनरली बेसिन जो मेथड होता है वो ट्रीज़ के लिए किया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि धान है, अब धान में बगल बगल से फ्लडिंग बना दो, पॉसिबल है क्या, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मेथड तभी पॉसिबल है जहाँ पे क्रॉप्स के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, और जनरली ये ट्रीज़ वगैरह के लिए होता है। सो आप ये ध्यान रखिएगा, बेसिन मेथड जहाँ भी आ गया आपके दिमाग में होना चाहिए कि बेसिन मेथड ट्रीज़ वगैरह के लिए है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ ऑर्किड्स एंड फ्रूट्स, लिखा हुआ है ऑर्चिड एंड फ्रूट ट्रीज, है ना। अब देखिए इन दिस अ बेसिन इज क्रिएटेड सराउंडिंग ईच ट्री एंड देन फिल्ड चैनल सप्लाई वाटर टू बेसिन, है ना। इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो ट्री है उसके किनारे किनारे सराउंडिंग में क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे एक ये बना देते हैं और वहाँ पे पानी को हम लोग क्या करते हैं सप्लाई को बेसिन में डालते हैं। तो ये मेथड जो होता है जनरली ट्रीज़ वगैरह के लिए, फ्रूट ट्रीज़ के लिए, ऑर्चर्ड ट्रीज़ के लिए वहाँ पे पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो ये था आज इरिगेशंस का पहला यूनिट जिसके बारे में हम लोगों ने आज बात किया, और नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे हम लोग, और इस जो चैप्टर है हमारे यूनिट नंबर 1 एंड करेंगे। ऑलरेडी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस आपको नोट्स बनाना है और उसके बाद में एक बार रिवाइज कर लेना है, आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको बहुत नई जानकारियाँ इस लेक्चर से मिली होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सो स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।